आज हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत। आपको पिछला वीडियो याद आ रहा होगा कि जब हम लोगों ने माउंटबेटन प्लान पढ़ा था, और ये जो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून को आया था। 4 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन में पहुंचा था और 15 जुलाई को इसे हाउस ऑफ कॉमन ने पास कर दिया था। किसे? माउंटबेटन प्लान को। फिर 16 को यह हाउस ऑफ लॉर्ड में पहुंचा था। हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसी दिन इसे पास कर दिया था। 18 जुलाई को माउंटबेटन प्लान किस में बदल चुका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बदल चुका था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बदल चुका था। अब यहाँ प्रश्न आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या दिया या कैसे प्रभावित किया भारत को। तो आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता और अखंडता, ये टूट चुकी थी। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, वैसे तो इसकी शुरुआत माउंटबेटन प्लान से ही हो चुकी थी, लेकिन कानूनी रूप इसे किसने दिया भारत विभाजन को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 ने दिया था। देश अपनी आज़ादी को तो प्राप्त कर चुका था, परंतु इस आज़ादी को पाने के लिए उसे चुकाना पड़ा। क्या चुकाना पड़ा? आप कहेंगे अपनी एकता और अखंडता को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खोना पड़ा था। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, ठीक है, क्या दे दिया? तो आप बोलोगे कि इसने जो वर्ल्ड मैप है या विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र, और इस मानचित्र पर इंडिया और जमहूरियत पाकिस्तान, या अभी फ़िलहाल आप पाकिस्तान लिखें, लेकिन इसका वर्तमान नाम है इस्लामिक जमहूरिया या पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया। ठीक है, जमहूरिया ये पाकिस्तान। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आप देख रहे हैं यह एक दुष्परिणाम आ रहा है कि भारत बढ़ चुका है। ठीक, और भारत बढ़ तो चुका है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है। और वो समस्या क्या है? तो आप कहोगे कि सर पंजाब और बंगाल का विभाजन शेष है, मतलब बंगाल और पंजाब, ठीक है, का ये विभाजन शेष है। दूसरी चीज जो शेष है वो है सेना का विभाजन भी अभी शेष है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है, और वो है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की भी एक बड़ी समस्या थी, इसका समाधान करना भी शेष था। और इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट हैं, देशी रियासतें हैं, इनका भी विलय, ठीक है, यह पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कॉमनली जानते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ें और बताई जा रही हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि जो देशी रियासतें हैं 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ का विलय नहीं हो पाया है, हैदराबाद का भी विलय नहीं हो पाया, कश्मीर का भी विलय नहीं हो पाया, ठीक है, भोपाल का भी विलय नहीं हुआ है,
क्योंकि ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुका है 48 में। फ्रांसीसी जो उपनिवेश हैं ये भी अभी भारत में नहीं मिल पाए हैं। फिर एक चीज़ और है कि जो पुर्तगाली उपनिवेश है, ठीक है, इसका भी विलय नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुस्तान है या इंडिया आ रहा है उसका इंटीग्रेशन या यूनिटी ये पूरी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अंग्रेजों ने हमें विरासत में क्या दिया था? भूख, बीमारी और खाली राजकोष हमें दिया था। ठीक है, हमें वो सबका समाधान करना है, लेकिन वह समाधान हम लोग धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हम लोग दूसरा पॉइंट को सॉल्व करते हैं, बंगाल और पंजाब का विभाजन ये कैसे होता है। तो देखिए, तो बंगाल और पंजाब का विभाजन करने के लिए एक आयोग बनेगा। ठीक है, जिसका नाम होगा पार्टीशन कमेटी। ध्यान दें कि कैसे हम बंगाल और पंजाब का विभाजन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि बंगाल और पंजाब का विभाजन करने के लिए पार्टीशन कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, क्या बनाई गई थी? पार्टीशन। कमेटी बनाई गई थी और ये जो पार्टीशन कमेटी आई, इसके चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंट बेटन सर है। ठीक, अब ये जो पार्टीशन कमेटी है, इस पार्टीशन कमेटी में आप ये देख रहे हैं कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत की तरफ से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे कौन थे? तो आप बोलोगे कि सरदार पटेल थे, सरदार पटेल, और कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इधर से कौन आ रहा है? पाकिस्तान की तरफ से कौन आ रहा है? तो पाकिस्तान की तरफ से लियाकत अली साहब आएंगे और अब्दुल रब निस्तार आएंगे। अब्दुल रब निस्तार आएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद पार्टीशन कमेटी का नाम बदल दिया गया और वो पार्टीशन कमेटी, ये आप देख रहे हैं कि जो पार्टीशन कमेटी है, ये हम दिखा रहे हैं आपको कि यह पार्टीशन कमेटी ये चेंज कर जा रही है और इसका नया अवतार आ रहा है। और वो नया अवतार क्या है? पार्टीशन काउंसिल है। मतलब ये अब चेंज कर गई, किसमें? पार्टीशन तो लिखा है, पार्टीशन काउंसिल में चेंज कर गई। तो ये नाम ही नहीं बदला। ठीक है, इसका स्वरूप भी बदल गया। ठीक है, क्या बदला स्वरूप इसका? पार्टीशन काउंसिल। तो देखिए, अध्यक्ष तो माउंटबेटन है ही है। ठीक है, लेकिन जो पार्टीशन काउंसिल का आकार है ये बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब कैसे बढ़ाया जा रहा है? तो आप कहेंगे कि इसमें एक, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स लाए जा रहे हैं, अतिरिक्त सदस्य लाए जा रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त सदस्य में कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे कि इंडिया की तरफ से आ रहे हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इधर से हैं इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, क्लियर? अब आप याद रखिएगा, ये जो पार्टीशन कमेटी के बाद आपने पार्टीशन काउंसिल देखा था, लेकिन अब आपको एक चीज़ याद रखना होगा, पार्टीशन कमेटी के अधीन
ठीक है। अब हमको जो देखना है वो ये देखना है कि जो पार्टीशन काउंसिल है, ठीक, इस पार्टीशन काउंसिल के अधीन एक और संस्था काम करेगी। काउंसिल के अधीन एक और संस्था कार्य कर रही है और वो संस्था क्या है? तो आप कहोगे स्टीयरिंग कमेटी है, मतलब दिशा निर्देशन समिति, ठीक है, या आप कर सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी है। अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी है ये कैसे बनी थी, ये भी बात हमारे सामने आती है। तो आप कहोगे कि जो दिशा निर्देशन कमेटी है ये कैसे बन रही है, तो आप कहेंगे कि देखिए जो स्टीयरिंग कमेटी है बेसिकली इसके दो मेंबर्स हैं, दो सदस्य हैं, एक इंडिया की तरफ से आएगा और एक पाकिस्तान की तरफ से आएगा। तो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं बड़े योग्य व्यक्ति HM पटेल जो कि एक ICS ऑफिसर है, और पाकिस्तान की तरफ से भी चौधरी मोहम्मद अली है, ठीक। ये आपने देखा कि जो पार्टीशन काउंसिल है उसकी सबऑर्डिनेट एक संस्था आ रही है, अधीनस्थ एक संस्था आ रही है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी में आप देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से आ रहे हैं HM पटेल सर, ठीक है, पाक की तरफ से आ रहे हैं चौधरी मोहम्मद अली सर, ठीक है। अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी कैसे बनती है? तो आप कहोगे कि जो स्टीयरिंग कमेटी है इसके अधीन 10 एक्सपर्ट, ठीक है, 10 एक्सपर्ट का क्या है? कमेटीज है, 10 एक्सपर्ट की कमेटीज है, ठीक है। और अब यही लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल का और पंजाब का विभाजन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बंगाल का विभाजन कैसे हुआ? तो आप कहोगे कि सर जो बंगाल का विभाजन था इसमें सबसे पहले बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। बंगाल को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। कैसे बांटेंगे? तो आप कहोगे जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे, लेकिन देखते हैं हम लोग तरीके से देखते हैं ताकि याद हो जाएगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो जो बंगाल का विभाजन होगा वो कैसे हो रहा है? तो आप कहोगे कि देखिए बंगाल का विभाजन करने के लिए सबसे पहले बंगाल को दो भागों में बांट दीजिए आप। एक विवादित क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा है विवादहीन क्षेत्र, मतलब डिस्प्यूटेड और नॉन डिस्प्यूटेड एरियाज, विवादहीन क्षेत्र, ठीक है। तो जो डिस्प्यूटेड लैंड है या एरियाज है उसमें कौन कौन आ रहा था? उसमें देखिए एक तो कलकत्ता आता है, दूसरा क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे कि मुर्शिदाबाद है और सिलहट है। मुर्शिदाबाद और ये सिलहट का क्षेत्र है, ठीक। अब यहाँ पर ये विवादित क्यों बन गया? सवाल तो यहाँ पर है कि ये विवादित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन ये लगभग बराबर है, ठीक है। तो विवाद उत्पन्न होना ही होना है। और विवादहीन क्षेत्र ये दो भागों में आप बांट दीजिए, ठीक है। एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आप दिखा दीजिए
और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र दिखा दीजिए आप। ठीक है, मतलब हिंदू मेजॉरिटी का और दूसरा है मुस्लिम मेजॉरिटी का क्षेत्र। तो देखिए जो हिंदू मेजॉरिटी का क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो एक तो है मिदनापुर, फिर दूसरा क्या आएगा, तो आप दूसरा बताओगे हुगली है, बांकुड़ा है। ठीक है, तो वर्धमान भी आप लिख सकते हैं, बांकुड़ा के साथ वर्धमान भी लिख सकते हैं आप। ये क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इंडिया में आना ही चाहेंगे। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें ढाका है, मेमन सिंह है, पौना है, बोगरा है, मतलब ढाका है, मेमन सिंह है, और कौन है, तो आप बोलोगे पौना है और बोगरा है। ठीक है, ये विवादित क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए इस समय, ठीक है, कांग्रेस क्या मांगती है। कांग्रेस कहती है, किससे कहेगी, रेडक्लिफ सर से कहेगी। ठीक है, रेडक्लिफ सर से क्या मांगेगी, ठीक है, तो उनसे ये कहेगी कि एक्चुअल में रेडक्लिफ से क्यों बात कर रही है, क्योंकि एग्जैक्टली उसका रीजन ये था कि रेडक्लिफ ही, ठीक है, डिमार्केटिंग जो हमारी लाइन है उसको फिक्स करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। तो कांग्रेस की मांग है, कांग्रेस क्या मांग रही है, कांग्रेस की मांग है कि सर देखो हमें 59 और 46, मतलब 46% आप हमें पॉपुलेशन दे दो और 59% आप हमें क्षेत्रफल दे दो। ये कौन मांग रहा है, ये कांग्रेस मांग रही है। ठीक है, लेकिन रेडक्लिफ कमीशन ने क्या दिया, तो आप बोलोगे कि रेडक्लिफ, ये तो कांग्रेस की मांग है, लेकिन भारत को प्राप्त क्या हुआ या कांग्रेस को प्राप्त क्या हुआ, 36% क्षेत्रफल हुआ और 35% पॉपुलेशन। 36% क्या मिल रहा है, ये आपको कहोगे कि सर ये एरिया मिल रही है। ठीक, और 35% ये जनसंख्या मिल रही है, किसको, इंडिया को मिल रही है। तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है आप माइनस कर देंगे 100 से। तो जब 100 से माइनस कर देंगे तो ये 74% क्षेत्रफल कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान को चला गया, और जनसंख्या भी 65% कहाँ चली गई, पाकिस्तान को चली गई। ठीक है, अब ठीक यही बात हम लोग उठाते हैं पंजाब में। ठीक है, तो देखिए पंजाब में जो विभाजन होगा उसमें क्या आएगा, सीधी सी आप बात करिए कि इसमें क्या मांग हो रही है। ठीक, तो देखिए पाकिस्तान में भी कुछ विवादास्पद क्षेत्र थे, जैसे लाहौर था, जालंधर था, ये सब विवादास्पद क्षेत्र थे, क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन और मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी ये लगभग इन क्षेत्रों में बराबर चल रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस मांग कर रही थी, सीधी सी बात है कि कांग्रेस पंजाब के प्रश्न पर क्या मांग कर रही थी कि देखिए चिनाब नदी, चिनाब जो रिवर है इसके पूर्व का हिस्सा आप भारत को दे दें। ठीक है, किसको दे दें, चिनाब नदी के पूर्व का हिस्सा, ये आप भारत को या कांग्रेस को दे दें। ठीक है, परंतु रेडक्लिफ कमीशन ने दिया क्या। ठीक है, तो आप कहोगे कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड था कमीशन, और रेडक्लिफ कमीशन ने 13 जिले दिए थे, एक तो 13 जिले दिए उन्होंने। दूसरी बात, 3 नदियां, ठीक है, ये 3 नदियां कौन है, रावी हैं, ब्यास और सतलज है। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ये किसके जिम्मे छोड़ दिया, ये दे दिया भारत के पक्ष में। और क्या दिया, ठीक है, 38% का भूभाग ये भारत को दिया था और 45% जनसंख्या। ठीक है, मतलब ये भूभाग दिया
और 45% की जनसंख्या ये भारत को दे दिया। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, इसने एक बड़ी समस्या को जन्म दे दिया था। कहाँ पर? ये जो 3 नदियाँ हैं, ये नदियों का एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्या उत्पन्न हुई है? तो देखिए, जो 3 नदियां भारत को मिली थी उसमें ये थी रावी, ब्यास और सतलज। और जो पाकिस्तान को मिला वो क्या था? तो आप कहोगे कि सर उसमें झेलम थी और चिनाव थी और क्या है, सिंधु है। मतलब पाकिस्तान को मिली जो नदियां, एक तो सिंध हो गई है, ठीक है, दूसरी झेलम हो गई और तीसरा ये चिनाव। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि नदियों का जो उद्गम है, मतलब ओरिजिन जिसे कहते हैं आप, ओरिजिन कहाँ से जा रहा है? वो इंडिया से जा रही है। लेकिन जो उसका बहाव क्षेत्र है वो कहाँ को जा रहा है? तो आप कहोगे बहाव क्षेत्र ये पाकिस्तान को है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ी समस्या को जन्म दे दिया। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो आप कहोगे इस समस्या के समाधान के लिए 19 सितंबर, ठीक है, 1960 को, ठीक है, सिंध जल समझौता हुआ था, या इसी को हम कहते हैं कराची समझौता। कराची समझौता हुआ था। ठीक है, अब ये जो कराची समझौता है, इस पर 2 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उधर से पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल अयूब खान ने किया था। फील्ड मार्शल कौन थे? अयूब खान सर थे। ठीक है, इन्होंने किया था। क्लियर? और इसमें जो समझौता हुआ था, इसमें कुल देखिए 12 क्लास थे, या आप कह सकते हैं 12 सेक्शन थे, या आप कह सकते हैं कि 12 धाराएं थीं। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा क्या? इसमें मेन जो चीज़ है वो क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जो सिंध नदी है आप इसे 2 भागों में बांट दीजिए। इस कराची समझौते में क्या है कि जो रिवर सिंध है, ठीक है, सिंध की धाराएं हैं, ठीक है, तो जो सिंध की धाराएं हैं इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, एक आप कर दीजिए, ठीक है, पूर्वी नदी तंत्र, ठीक है, या ईस्टर्न रिवर सिस्टम, और दूसरा कर दीजिए पश्चिमी नदी तंत्र या वेस्टर्न रिवर सिस्टम। तो जो पूर्वी नदी तंत्र है इसमें कौन कौन आ जाएंगे? ये आ गई रावी, ब्यास और सतलज। और पश्चिमी में कौन आ गया? ये आ गई सिंध, झेलम और चिनाव। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी तंत्र है, इस पश्चिमी तंत्र का 80% पानी ये कौन यूज करेगा? ये पाकिस्तान करेगा। और पूर्वी नदी तंत्र का 80% पानी ये कौन यूज करेगा? ठीक है, ये भारत यूज करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज उन्होंने और भी कहा था, ठीक है, वो ये था कि भारत जो पश्चिमी नदियां हैं, ठीक है, इसका मतलब इसका 20% पानी लेगा। तो ये पानी किसके लिए ले सकता है? भारत ये जो पश्चिमी नदी तंत्र है इसका 20% पानी यूज कर सकता है। ठीक है, 80% तो पाकिस्तान करेगा, तो 20% तो इंडिया कर ही सकता है ना। तो ये किसके लिए यूज करेगा? आप कहेंगे कि आप डोमेस्टिक यूज के लिए या घरेलू उपभोग के लिए, उपयोग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 7 लाख, ठीक है, हेक्टेयर भूमि की भी सिंचाई कर सकते हैं। आप इस पर एक काम और कर सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, या जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं, और सीमित मात्रा में, ठीक है, आप इसका भंडारण भी कर सकते हैं। तो ये जो समझौता हुआ, ये समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था? तो आप कहोगे डेविड लिंथॉल के नेतृत्व में हुआ था। मतलब ये जो सिंध समझौता है या कराची समझौता है, उसका मध्यस्थ कौन था? तो आप बोलोगे कि डेविड लिंथॉल थे। ठीक है, और ये जो डेविड लिंथॉल हैं, ये हैं कौन? ठीक है, किस हैसियत से वो मध्यस्थता कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे, ठीक है, कि सर
ये विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर। और अब आपको हम एक चीज़ और बता दें, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सारी जो बातें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया, ठीक है, तो इस दर्द की दास्तान को, ठीक है, इस दर्द की दास्तान को बताने का हमारे पास स्रोत क्या है? ठीक है, मतलब विभाजन के दर्द का स्रोत, दर्द का स्रोत, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी सिविल सर्विसेज में इसे बड़े अच्छे क्वेश्चन के रूप में उठाया जिस पर लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि विभाजन के दर्द का जो स्रोत है वो है फर्स्ट, झूठा सच। झूठा सच, ये जो झूठा सच है ये एक उपन्यास है और इसका लेखक कौन है? आप कहेंगे यशपाल है, यशपाल। और एक और आता है पिंजर, पिंजर। और पिंजर किसकी है? तो आप कहोगे कि सर ये अमृता प्रीतम की है। ठीक है, और एक और आता है और वो है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो भारत 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में आज़ाद हुआ था। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन ये सलमान रुशदी की है, सलमान रुशदी का उपन्यास है। और इसके अतिरिक्त एक और उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, और ये किसका है? आप बोलोगे कि सर ये खुशवंत सिंह सर का है, खुशवंत सिंह का है। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि भारत की आज़ादी के दर्द को जानने के लिए कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये तो साहित्य रहा, ये साहित्य है और ये फिल्म है। तो देखिए, फिल्मों में गर्म हवा, इसकी डायरेक्टिंग किया है एम.एस. मैथ्यू और बलराज साहनी ने। ये किसकी है? एम.एस. मैथ्यू और बलराज साहनी की है। डायरेक्टिंग इन्होंने किया है, बलराज साहनी ने किया है। और दूसरी जो फिल्म है वो दीपा मेहता की अर्थ है, अर्थ। ये दीपा मेहता का है की फिल्म है। और एक फिल्म और आती है हे राम, हे राम। और ये किसकी है? तो आप बोलोगे कि सर ये कमाल हसन की है, ये डायरेक्टिंग इनकी है। ठीक है, तो ये विभाजन का दर्द रहा। अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आपका हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो सेना का विभाजन के बाद शेष जो मैटर आएगा, ठीक है, वो हम लोग दूसरे दिन करेंगे। अब देखिए, जो सेना का विभाजन आएगा इसको हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। सेना का विभाजन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ आर्म फोर्स। ठीक है, तो जो सेना का विभाजन है इसको जानने से पहले आप याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया में सेना को कैसे डिवाइड किया गया था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने सेना को किस में विभाजित किया था? तो एक थी इनकी नॉर्थ कमान, नॉर्थ कमान। दूसरी कौन है? साउथ कमान। और तीसरी कौन थी? ईस्ट कमान। और चौथी थी वेस्ट कमान। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधे कर देना है कि जो नॉर्थ कमान है, ठीक है, यही आप पाकिस्तान को दे दीजिए। ठीक है, अब बचे ये तीन कमान,
ठीक है, ये जो 3 कमान आ रही हैं, ये आपको किसे सौंप देना है? ये इंडिया को सौंप देना है। क्लियर? और अब बात आती है कि जो सैनिक है इनका क्या होगा। तो देखिए, जो सैनिक हैं, तो जो ब्रिटिश भारत की फौज थी उसमें कौन कौन सैनिक थे? तो देखिए, एक तो सैनिक हैं हिंदू, दूसरे हैं मुस्लिम, आप रख लीजिए। हिंदू में ठीक है, अन्य भी आ जाएंगे, मतलब सिख भी आ जाएंगे, गोरखा भी आ जाएंगे और सब भी लोग आ जाएंगे। लेकिन एक और इसमें शामिल थे फौज, और वो थे अंग्रेज, ये भी थे। ठीक है, तो देखिए, जो सेना का विभाजन किया गया उसमें हिंदू और उसकी जो मतलब उप संप्रदाय हैं, जैसे सिख हैं या अन्य लोग हैं, ठीक है, गोरखा हैं, ये सारे के सारे लोग ये इंडिया में आ गए हैं। मुस्लिम जो फौज थी ये कहाँ चली गई? ये पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के बारे में इन्होंने क्या व्यवस्था दिया? इन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में व्यवस्था दिया कि आप 2 स्थानों में कहीं जा सकते हैं, या तो आप ब्रिटेन को चले जाइए या ब्रिटेन के किसी उपनिवेश में चले जाइए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये लोग ब्रिटेन गए थे, तो आप याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन जाने वाली हमारी फौज, मतलब अंग्रेजी फौज थी, ठीक है, वह किसके नेतृत्व में गई थी और कौन सी फौज थी? तो आप बोलोगे कि सर 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी 1948, ठीक है, तो आप बोलोगे कि समरसेट लाइट इन्फेंट्री, समरसेट लाइट इन्फेंट्री, ठीक है, क्लियर? इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मेजर जनरल विस्लर कर रहे थे, विस्लर। तो हम आपको पुनः समझा दें कि देखिए, ये अंग्रेज जो फौज है, इनको 2 स्थानों में जाना था, या तो ब्रिटेन आप चले जाइए या अदर ब्रिटिश कॉलोनी में आप चले जाइए। तो अंतिम जो अंग्रेज फौज है जो भारत को छोड़ती है, भारत को सदा सदा के लिए अलविदा कहती है, वह है समरसेट लाइट इन्फेंट्री। और समरसेट लाइट इन्फेंट्री ने 28 फरवरी 1948 को भारत को फॉरएवर के लिए, सदा के लिए अलविदा कह दिया। और यह किसके नेतृत्व में भारत से गई थी? तो आप बोलोगे कि मेजर जनरल विस्लर के नेतृत्व में गई थी। जहाँ तक साजो सामान की बात थी, मतलब हथियारों की बात थी, उस हथियारों का जो डिवीज़न किया था या वितरण कराया था, वह ठीक है, तत्कालीन जो सेनापति थे आर्चिनलेक, ठीक है, इन्होंने साजो सामान का वितरण कराया था, ठीक है, या विभाजन कराया था। तो इन्होंने किस आधार पर साजो सामान दिया था? आप कहेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दिया था। क्षेत्रफल कैसा? तो आप कहोगे कि जो पाकिस्तान है नहीं था, क्योंकि आज पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका है। तो जो क्षेत्रफल था वह इंडिया का कितना था? 1/4। तो इन्होंने कहा, ठीक है, कि जितने भी मुस्लिम सैनिक हैं उनको तो पाकिस्तान जाना ही होगा, क्योंकि देश का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हो रहा है। लेकिन जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, वो कितना है भारत का? 1/4। तो जो साजो सामान है वह कितना मिलेगा पाकिस्तान को? 1/4। ठीक है, आज इतना ही। फिर कल हम लोग देखेंगे सरदार पटेल और देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ था। ठीक है, थैंक यू।